So hi everyone, welcome back, and today we are going to discuss about question number 35 and onwards. अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपने देखे थे, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, सारे कॉन्सेप्ट सेम है. क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा. और अभी तक मैं समझता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी सारे समझ में आ चुके होंगे. सो यहाँ से लेके हर क्वेश्चन आगे का आप कर सकते हैं. कुछ भी नया नहीं, मतलब नया इन द सेंस नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस घुमाया फिराया रहेगा तो आपको खुद ही चेक हो जाएगा कि चलो ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. थोड़ा सा इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2018. 31 मार्च 2018 के एंड की ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की फिगर्स दी हुई है आपको. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर आप देखोगे तो 60% और 50% है. ठीक है, सेल्स का होता है ये. इंटरेस्ट 20,000 और 1 लाख है. ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि इस बार आपको लिवरेज दिए हुए हैं. और नीचे अगर आप देखोगे तो ईबीआईटी, सेल्स, फिक्स कॉस्ट ये निकालना है. ये उल्टा क्वेश्चन है. आई बात समझ में? तो टैक्स रेट 30%, 30% यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ईबीआईटी, सेल्स, फिक्स कॉस्ट. आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजंस बेस्ड ऑन द लिवरेजेस. सो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है चेक करने के लिए कि हमको लिवरेजेस कितना आता है. अब क्या होगा, देखो सबसे पहले ना इंटरेस्ट की पूरे टेबल में एक ही अमाउंट दी हुई है, वो आपको है इंटरेस्ट वाली. और वहीं से शुरू करो, वहीं से आपकी धीरे धीरे चीज़ें निकलने लगेगी. अब आपको ये पता करना है कि सर इंटरेस्ट कौन से लिवरेज में आता है. इंटरेस्ट आता है फाइनेंशियल लिवरेज, तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिवरेज पकड़ो. ये ए, ये बी, एक सेकंड ना, हाँ, तो आप ये फाइनेंशियल लिवरेज पकड़ेंगे. अब फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारा? कंट्रीब्यूशन नहीं आता, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. इसी को मैं लिख सकता हूँ ईबीआईटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज है इसका 3 और 2 ना, तो 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 2. इंटरेस्ट की फिगर यहाँ 20,000 और 1 लाख है. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम इसको. तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ. इधर मैंने ईबीआईटी ले लिया, ये आ जाएगा 3 ईबीआईटी माइनस 60,000, और ये 2 ईबीआईटी, ईबीआईटी 60,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स ईबीआईटी इज इक्वल टू 3. सिंपल. अरे 3 यानी 30,000. सो क्या होगा सर, आपका ईबीटी आएगा 10,000 का. 30 में से 20 गए 10, 30 बाय 10 इज 3. फिर यहाँ पे अगर मैं लूँ तो ईबीआईटी आएगा 2 लाख डिवाइडेड 2 लाख पूरा ही आ रहा है. ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो गया आपका. तो ये ईबीआईटी आपका यहाँ पे आ गया 2 लाख का. तो ईबीआईटी यहाँ पे 30,000 और वहाँ पे आ गया 2 लाख का. तो आपकी एक चीज़ तो निकल गई सर, ईबीआईटी 30,000 और 2 लाख.
अब इससे सेल्स आ सकता है क्या? तो सबसे पहले आई थिंक फिक्स कॉस्ट निकालना चाहिए। अब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज में EBIT आता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ऐसा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज से शुरुआत करेंगे। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो ऑपरेटिंग लिवरेज है आपका 5 और 2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 30,000, 2 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2 लाख। सो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1.5 लाख। और यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना आया? 4 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन और EBIT आ गया तो आपको फिक्स कॉस्ट आ जाती है। चलो यहाँ पे मैं धीरे धीरे लिख के आपको समझाते जाता हूँ। यार यहाँ मत करो कचरा, फिर ना दिक्कत हो जाएगी। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, कंपनी ए, कंपनी बी। इंटरेस्ट ही एक फिगर थी जो हमको दी हुई थी, 20,000 और 1 लाख। तो हमने ये निकाला कि ये कितना आएगा, 30,000, तो बचा ये 10,000 और ये 2 लाख, तो बचा ये 1 लाख। फिर हमने कंट्रीब्यूशन भी निकाला, 1.5 लाख और 4 लाख, यानी कि 1,50,000 और 4 लाख। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सर वो आ जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट 1,20,000 और यहाँ फिक्स कॉस्ट हो गया 2 लाख का। लेकिन ये निकालना पड़ेगा ना, ये तो हम बस ऐसे ही लिख रहे हैं। तो यहाँ निकालेंगे थर्ड पार्ट, फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT। सो कंट्रीब्यूशन इज 1.5 लाख, EBIT हमने निकाला ऊपर में 30,000, 1,20,000 और 2 लाख। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें सिर्फ फिगर्स है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन है, आड़ा टेढ़ा घुमा और सारी फिगर्स अपने आप निकलते जा रही है। इसीलिए यू वोंट फाइंड मी एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन दिस क्वेश्चन बिकॉज देर इज़ नो नीड एज सच। अब ध्यान दो, हमारा कंट्रीब्यूशन भी आ चुका है। अब हमको सिर्फ सेल्स निकालना है, ये सेकंड वाला पार्ट है। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन। सो ध्यान दो, अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60 और 50%। दैट इज, आप बोलो कि कंट्रीब्यूशन कितना है या PV रेशो बोलोगे तो बचा हुआ 40% विल बी द PV रेशो और यहाँ बचा हुआ 50% विल बी द PV रेशो। सो देयरफॉर आप ऐसे भी सेल्स निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन की अमाउंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन का रेशो, या उसको आप PV रेशो भी बोल सकते हैं। ठीक है,
दिस इज पीवी रेशियो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 40% और 4 लाख डिवाइडेड बाय 50%। सो सेल्स विल बी 375 और यहाँ पे 8 लाख। क्रॉस चेक करना है तो ध्यान दो, यहाँ पे रखते हैं 3,75,000, 8 लाख। अब 375 का 60% इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट, तो ये ले लो 2,25,000। जैसी 2,25 लिखा, कैलकुलेशन करो कि बैलेंस 1.5 लाख आता क्या। अगर आता है तो आपका आंसर सही है। सो आप अगर इसमें देखोगे तो एग्जैक्ट बैलेंस 1.5 लाख आता है। और यहाँ पे 50% यानी कि 4 लाख का वेरिएबल कॉस्ट, तो बचा कितना, 4 लाख एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी आपका आंसर सही है। तो ये आपके कुछ 2-3 आंसर्स हो गए। ये पहला पार्ट था, पहला, दूसरा, तीसरा निकाल लिए हमने। पहले हमने फिक्स कॉस्ट निकाले थे। अब नीचे में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजंस बेस्ड ऑन लिवरेज। अब अगर आप लिवरेज की बात देखोगे तो बी लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है। क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड का लिवरेज कम है। कम लिवरेज होना यानी कम रिस्क होना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, एक और चीज निकालेंगे, कंबाइंड लिवरेज, ताकि दोनों लिवरेजेस उसमें अंदर में कंसिडर हो जाए। EBIT, सॉरी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। अब आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो यहाँ पे 1.5 लाख का है, EBT है 10,000, है ना, कम है। यहाँ अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 4 लाख का होगा और यह है 1 लाख का EBT। तो यहाँ अपना कंबाइंड लिवरेज 15 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है। और आप ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज करके भी तो निकाल सकते हैं सर। सो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल है 5 और 3, सो दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। अब आप कमेंट लिखेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ आप लिखो। कंपनी बी लिमिटेड इज बेटर as the risk in terms of all the leverages is less in company B as compared to कंपनी ए। काफ़ी सारा प्रॉफिट कंपनी का फिक्स कॉस्ट खा जा रहा है, फिक्स कॉस्ट ही था ना, 1,50,000 कमाया जिसमें से 1,20,000 फिक्स कॉस्ट खा गया। और इसी की वजह से आपके कंपनी का बिजनेस रिस्क जो है वो बढ़ गया। फिक्स कॉस्ट से बिजनेस रिस्क होता है और इंटरेस्ट से फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो ये है, मतलब आप ये लिख लेंगे। मैं 2 मिनट देता हूँ, आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चले। सो क्वेश्चन नंबर 35 सर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 आप लेंगे होमवर्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस बार कमेंट भी आप ही को करना है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेजेस को ध्यान में रखते हुए। और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ हमने देखा। 35 क्वेश्चन इज सिमिलर टू, लिख के रखना, मैं बताता हूँ आपको। 35 क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 31 जो हमने किया था। अब बात करते हैं सर 37 की। 37 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 अलग अलग तरह के सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 अलग अलग तरह के सब क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन 37 मैं आपको यहीं पे करा रहा हूँ, मतलब रफ में कराऊंगा, जो आपको फेयर में करना है। और बहुत ही इजी है सारी चीज़ें उसमें। सबसे पहले देखो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है कि हम फिक्स कॉस्ट कितना कवर कर पा रहे हैं, हमारी कंपनी में फिक्स कॉस्ट का रिस्क कितना है, बिजनेस का रिस्क कितना है, ये देखते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन का काफ़ी सारा हिस्सा फिक्स कॉस्ट खा जाता है तो हम बोलते हैं कि लिवरेज ज़्यादा आएगा ऑपरेटिंग, जो कि रिस्क ज़्यादा माना जाता है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब देखो, आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दी हुई है, तो ध्यान देंगे सर, मैं यहीं पे करा रहा हूँ आपको। सेल्स है आपका 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट वो बोलता है 60,000 की, यानी 60%। तो कंट्रीब्यूशन बचा आपका 40,000 का। अब 40,000 में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया 24,000, तो आपको बचा 16,000 रुपये एज ईबीआईटी। अब अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन 40,000, ईबीआईटी 16,000, इससे आपका आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज जो कि है 2.5। अब ये क्वेश्चन आपको फेयर में करना है तो कर लो, अदरवाइज बहुत इजी है तो आप स्किप भी कर सकते हो, अपनी बुक में लिख लो जैसे मैंने लिखा है। दूसरा देखो, दूसरे इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना। दूसरे इसमें लिखा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, उसकी जगह लिखना फाइनेंशियल लिवरेज, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब फाइनेंशियल लिवरेज आपको क्या बताता है? फाइनेंशियल लिवरेज सर ये बताता है कि हम फाइनेंसिंग कॉस्ट का रिस्क कितना उठा रहे हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी कि बाहर से जब आप पैसा लेके आते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट देते हो एज अ फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स होती है, तो वो होता है फाइनेंसिंग कॉस्ट। नाउ अगर प्रॉफिट का काफ़ी सारा हिस्सा, यहाँ पे प्रॉफिट क्या कहेंगे? ईबीआईटी को। ईबीआईटी का काफ़ी सारा हिस्सा अगर इंटरेस्ट खा जाता है तो बचा हुआ ईबीटी बहुत कम आता है। और फिर ईबीआईटी बाय ईबीटी जब आप करोगे तो आपका लिवरेज हाई हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट हाई थी। सो फाइनेंशियल लिवरेज हाई होना, इसका मतलब ही आपका रिस्क ज़्यादा है फाइनेंशियल। सो ध्यान देंगे, आपका फॉर्मूला क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? यहाँ से मैं देखो आगे बढ़ता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये ईबीआईटी कहलाता है। ईबीआईटी आपको 40 लाख का दिया हुआ है। अब ध्यान दो, नेटवर्थ कितनी है? 50 लाख की। नेटवर्थ जो 50 लाख की है, ये इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, यानी इक्विटी का पोर्शन इज 50 लाख। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है। समझो मतलब क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो 3:1 का मतलब हर 1 रुपए की इक्विटी के लिए, हर 1 रुपए की इक्विटी के लिए मेरी कंपनी में 3 रुपए का डेट है। उसी की जस्ट पहले वाले वर्ड्स में आपको दिया हुआ था कि हमारे पास इक्विटी कितनी? 50 लाख की है, और बाद में बोला गया कि हर 1 रुपए की इक्विटी के लिए 3 रुपए का डेट है। तो 50 लाख की इक्विटी के लिए 50 इंटू 3, 1.5 करोड़ का, यानी 150 लाख का डेट है। ये आप लिखेंगे फेयर करते समय में, ये बताना पड़ेगा आपको। तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल टू 3 लिखो, फिर डेट डिवाइडेड बाय 50 लाख इज इक्वल टू 3 लिखो। इस 50 लाख को उधर भेजो, 50 इंटू 3, 150 लाख होएगा डेट का अमाउंट। अब 150 लाख पे आप ये 12% लगाएंगे। 150 लाख पे जब 12% लगाएंगे तो वो आएगा सर 18 लाख रुपीज़, 18 लाख रुपए। अब 18 लाख रुपए ये आ गया। सो ध्यान दो, ईबीआईटी कितना? लैक्स में 40, इंटरेस्ट कितना? 18, तो ईबीटी कितना बचा सर? 22। तो क्या अब आप फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज इज इजी, आप लिखोगे 40 डिवाइडेड बाय 22 यानी 22, तो आपका ये फाइनेंशियल लिवरेज आएगा 40 डिवाइडेड बाय 22, दैट्स 1.81, या 82 कर दो इसको,
1.82 विल बी योर फाइनेंशियल लिवरेज। खत्म। इजी? डिफिकल्ट है? नहीं सर। थर्ड पार्ट देखेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द टू कंपनीज। सेल्स 2000 लाख का, एक्स का, वाई का 4000 लाख का। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है सर कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन अगर 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 40%। और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कितना हुआ? 30%। ध्यान देना सर, ये कभी भी दोनों मिला के 100% होता है, वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशो। ठीक है, सो 2000 लाख का 60% विल बी 1200 लाख का कंट्रीब्यूशन मेरा, अमाउंट में अगर आप निकालना चाहो तो, क्योंकि काम आएगा ना लिवरेज निकालने के लिए। और उधर में 4000 लाख का 70% यानी कि 2800 लाख का आपका कंट्रीब्यूशन, 2800 बोलते हैं उसे, 728। फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी आया कि सर कितना यहाँ पे 600, और यहाँ कितना आया 4 और 8 1200। अब इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आएगा ईबीटी। 600 में से 200 का इंटरेस्ट माइनस किया, 400 आया, और यहाँ पे आपको 800 आया जमा। अब क्या बोलता? कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क पोजीशन ऑफ द टू कंपनीज। बहुत ही सिंपल, तीनों तरह के लिवरेज निकाल लो, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। ध्यान दो, मैं अभी अभी निकाल के देता हूँ आपको। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज बोलता है सर मेरा ईबीआईटी, सॉरी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। इधर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और इधर ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। करो सर, फटाक से आंसर दे देता हूँ आपको यहीं पे, आप अपने आप पे फिर अपने आप ही कर लेंगे। 1200 डिवाइडेड बाय 600 करोगे तो 2 आएगा, फिर 600 डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो 1.5 आएगा, इंटू 2 करोगे तो 3 आएगा। ये हो गया ख़त्म। इधर 2800 डिवाइडेड बाय 1200 करोगे तो 2.33 आएगा, फिर 1200 ये आएगा 1.5, 1200 डिवाइडेड बाय 800, और फिर 2.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.49 कर लो या 5 कर लो आप उसको। अब कमेंट करने बोला है तो कमेंट में देखो, ध्यान दो, आप कमेंट क्या करेंगे। कमेंट में सबसे पहली चीज़ ये लिखेंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो ए लिमिटेड, या सॉरी पहली कंपनी एक्स लिमिटेड का है, वो कम है। ठीक है, सो बिजनेस रिस्क इज लेस, बिजनेस रिस्क इज लेस इन एक्स लिमिटेड। अब फाइनेंशियल लिवरेज देखोगे तो फाइनेंशियल लिवरेज इज सेम इन बोथ, सो देयर इज इक्वल रिस्क ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट या फाइनेंशियल रिस्क इन बोथ द कंपनीज। अब आप देखोगे कि इंटरेस्ट इधर 200 लाख है, उधर 400 लाख है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि फाइनेंसिंग कॉस्ट इक्वल है। फिर भी हम क्या बोल रहे हैं सर? फाइनेंसिंग कॉस्ट इक्वल है। क्यों? फाइनेंशियल लिवरेज सेम आया। अब अगर ओवरऑल देख के बोले तो सर कंबाइंड लिवरेज वाई लिमिटेड का ज्यादा है, तो वो ज्यादा रिस्की है दोनों का मिला के अगर देखे। और वो भी ज्यादा रिस्की क्यों है? फाइनेंशियल रिस्क की वजह से नहीं, वो ऑपरेटिंग का अमाउंट ज्यादा आया इसीलिए। ये सब चीजें लिखेंगे आप इसमें। ठीक है, बढ़े आगे, ध्यान दो। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, फटाफट फटाफट आप, ये तो मैंने होमवर्क दिया था आपको। अच्छा नहीं, पिछला वाला होमवर्क था, ये भी होमवर्क कंसिडर करके चलो, इसका आंसर आपको सारी इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 39 क्रॉस कर दो। क्यों? 39 वापस रिपीट हुआ है, जो मैंने 36 आपको होमवर्क दिया ना, वो गलती से फिर से प्रिंट हुआ है 39 के रूप में, तो मैंने आपका एक क्वेश्चन कम कर दिया। अब आएंगे सर यहाँ पे। अब आप बताओ अगर ये भी नहीं आता तो, क्योंकि अब कुछ नया बचा नहीं है इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। टू फर्म्स एक्स एंड वाई हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स में देखोगे तो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिया है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 लाख माइनस 25%। वेरिएबल कॉस्ट अगर 25 है तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सर? 75।
और यहाँ कंट्रीब्यूशन 50 हुआ, तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं बताऊंगा सर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है यहाँ पे 7.5 लाख की, यहीं पे कैलकुलेशन हो रहा है, और यहाँ 2,50,000 का कंट्रीब्यूशन है। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका क्या आता है, ईबीआईटी आता है। 7,50,000 में से 5 लाख अगर माइनस कर दो तो 2.5 लाख का ईबीआईटी आएगा, और इधर में आपका 1,25,000 का ईबीआईटी है, एग्जैक्टली हाफ हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, पहला प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो में अब आप कौन सा प्रॉफिट लोगे, उसने पीवी रेशियो नहीं बोला, उसने प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो बोला। यहां पे कुछ उन्होंने इसके बारे में दिया है क्या, फाइनेंसिंग के बारे में देख रहा हूँ। ऑल्सो कमेंट ऑन द पोजिशन इफ द सेल्स इंक्रीज ब्रेक इवन। अच्छा, सो प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो में ये आएगा, प्रॉफिट आपका 2,50,000 और 1,25,000। प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख अगर आप करोगे तो 25% आपका प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो आता है, पहले वाला, पहला आंसर 25%। और 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख करोगे तो उसका भी 25% आ रहा है। दोनों का प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो 25% आया। सेकंड देखो, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऐसा सेल्स, अभी वो सेल्स ही बोल रहे हैं, ऐसा सेल्स जिसपे हमारा ईबीआईटी जीरो आ जाए, ऐसा सेल्स जिसपे हमारा ईबीआईटी जीरो आ जाए। अब इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं तुमको लिवरेजेस यूज करके। ईबीआईटी जीरो आना यानी अभी जो ईबीआईटी, ध्यान देना वर्ड्स पे, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। ईबीआईटी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप ये ना चीज अपने बुक में लिखो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बुक में लिखो, सेकंड नंबर दो बी नंबर का, और स्टेप बाय स्टेप लिखो, मैं आपको एकदम तरीके से बताता हूं क्या लिखना है। ब्रेक इवन पॉइंट लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट कॉमा देके, दैट इज ईबीआईटी इक्वल्स टू जीरो। तुम्हारा भरोसा नहीं है, सेकंड वाला, हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज ईबीआईटी कितना होना चाहिए, जीरो, मीन्स 100% डिक्रीज इन ईबीआईटी। leverage that shows relation between sales and EBIT is operating leverage. That is, therefore, operating leverage is nothing but contribution divided by EBIT. So contribution देखो सर, कंट्रीब्यूशन है 7,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 3, फिर 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 25, सॉरी, तो 2 आ गया। ये है मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज। अब ध्यान दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो 3 इज इक्वल टू, इसको 3 ले सकते हैं, 100% डिक्रीज होना हमको EBIT में, तभी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तो आपको पता चलेगा कि सेल्स में कितना परसेंट चेंज होना मांगता। ये समझा क्या, यहां पे मैं समझाता हूं। वो क्या बोल रहे हैं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहे हैं, यानी कि ऐसा सेल्स बताओ जहां पे EBIT आता है जीरो, और EBIT जीरो आएगा जब EBIT 100%, जो भी अभी है वहां से 100% नीचे गिरेगा, इसलिए हमने 100% लिखा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि 100% नीचे गिरा के EBIT कितना परसेंट सेल्स, सॉरी गलत बोल रहा हूं, अब आपको पता चल जाएगा कि EBIT को 100% नीचे गिराने के लिए सेल्स को कितना नीचे गिराना पड़ेगा। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज नथिंग बट 100 डिवाइडेड बाय 3, 33.33%, और 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50%। तो जो अभी सेल्स है, एग्जिस्टिंग सेल्स, कितना, 10 लाख और 5 लाख का, और अब जो अभी सेल्स है 10 लाख 5 लाख का, उसको 33.33 से गिराओ,
और दूसरे को 50% से गिरा दो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीईपी सेल्स, मतलब ऐसा सेल्स जहाँ पे ब्रेक इवन होता है आपका। 10 लाख माइनस 33.33%, दैट्स 6,66,007। अच्छा 10 लाख माइनस 0.3333, अच्छा नहीं सॉरी, 10 लाख लेस 33.33%, 666,700, इतना अगर सेल्स रहा तो आपका EBIT जीरो आएगा। मैं करके दिखाऊंगा, और ये आएगा 2.5 लाख। तो करके देखते हैं सर। 666,700 मान लो सेल्स है। अब इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 25%, सो लेस 25%, कितना आया? 5 लाख। और बोलो फिक्स कॉस्ट कितना? लेस 5 लाख। क्या प्रॉफिट है? कुछ भी नहीं सर। 25 रुपए तो आ रहा ना, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से 33.33, 33, 33, 33 ऐसा आगे जाता है वो। सेम चीज इसमें करके देख लो, जमा आपको। अब सी वाला पॉइंट हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ बोथ द फर्म्स, क्योंकि हमने पहले ए निकाला, फिर सी निकाला और फिर बी निकाला। जमा जमा जमा, ए तो मैंने यहां लिख दिया, सी जो था वो ये है, क्या बोलते हैं, 3 और 2, और जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो है 666,700 एंड 2,50,000। खत्म कहानी। बढ़े आगे सर, आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा उन्होंने बोला ऑल्सो कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द फर्म इफ द सेल्स, कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द फर्म। अब इसमें आप क्या लिखोगे कि पोजीशन वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी जो फर्म वाई है इज इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज ऑफ द लेस ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि उसका लेवरेज कम है, बस सिंपल। कंपनी वाई या फर्म वाई is in a better position because of the less operating leverage। लिखो लिखो सर लिखो। सो ध्यान दो, उसी में अगला पॉइंट बोलता है कि अगर सेल्स इंक्रीज होते हैं 20% से, व्हाट शॉल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू फर्म्स। अब वो सीधा सीधा बोलता है कि अगर सेल्स 20% से बढ़ते हैं तो कंपनी के फर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहा है तो कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेगा, जो भी आखिरी में प्रॉफिट आ रहा है वो बोलेगा। अब हमारे यहाँ पे आखिरी में प्रॉफिट का मतलब आफ्टर टैक्स होता, लेकिन यहाँ पे टैक्स वैक्स की फिगर नहीं है, इंटरेस्ट की फिगर नहीं है, तो धीरे धीरे ऊपर आते जाओ और आखिरी प्रॉफिट यहाँ पे जो दिखता है वो है EBIT। यानी वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि सेल्स में 20% चेंज करने से EBIT में कितना चेंज होगा, सेल्स में 20% चेंज करने से EBIT में कितना चेंज होगा। सेल्स और EBIT वाला मेरे को लिवरेज बताओ। अब अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन EPS, या हमारे केस में हम लिख सकते हैं उसको EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT। नहीं सेल्स क्यों लिखना है हमने, EBIT। यहाँ आएगा परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ आएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, सेल्स 20% से इंक्रीज हुआ तो EBIT कितने से इंक्रीज होगा। कहाँ फंस रहे हैं हम, यहाँ फंस रहे हैं हम, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना निकाला हमने, 3 और 2, या फिर आप बोलो 3 और 2, बेसिकली 3 गुना और दुगना। यानी 1% से सेल्स बढ़ता है तो 3% से EBIT बढ़ेगा फर्म 1 में।
for 20% increase in sales, EBIT will increase by 20 इंटू 3 60%, 20 इंटू 2 है यहाँ पे 40%। खत्म। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू फर्म्स। ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि 60% इसमें बढ़ जाएगा, 40% उसमें बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज काम का है, इसलिए ऑपरेटिंग लिवरेज लिए। ठीक है, फाइनल करो इसको, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। सर क्वेश्चन नंबर 39 भी हमारा हुआ खत्म। फोर्टी देखो, अब देखो कैसे फटाफट करते हैं हम, क्योंकि नया कुछ बचा नहीं है ना, तो अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, वही रिपीट है। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन सब। ध्यान दो, लाइबिलिटी असेट साइड दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे तो 60,000 का है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेट देखोगे 10%। कैसे एनालाइज करते हैं मेरे को देखना। 60,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपये के है, तो मैं क्या निकालता हूँ पहले यहाँ पे 6,000। मेरा माइंडसेट देख रहे हो, मेरा माइंडसेट कैसे काम करता है। कुछ होंगे जो पढ़ते पढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ निकलती निकालते जा रहा हूँ। 80,000 पे 10% लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि 8,000 का सर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब मैं ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को समझता हूँ कि इससे इम्पैक्ट पर क्या पड़ता है, 10% का क्या इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। अब रिटेन्ड अर्निंग इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर टोटल इक्विटी का नेटवर्थ अगर मैं बोलूँ तो 60 और 20 80,000 का होता है। करंट लाइबिलिटी 40, ठीक है। फिक्स असेट्स आप देखोगे 1.5 लाख के, करंट असेट्स है 50 के, ठीक है। द कंपनीज टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 3। टोटल असेट्स कितने हैं कंपनी के पास में, 2 लाख। यानी मैं टोटल असेट्स को 3 गुना टर्नओवर में कन्वर्ट करता हूं, यानी कि 2 इंटू 3। अगर मैं टर्नओवर बोलूं तो कितना आएगा सर, यहाँ पे 6 लाख आना चाहिए। 2 लाख इंटू 3, टोटल असेट्स का इस्तेमाल करके 3 गुना मैं सेल्स में जनरेट करता हूं, तो 2 लाख को 3 गुना यानी कि 6 लाख का मेरा टर्नओवर है। यहां से पता चल गया मेरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो है 1 लाख एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 40%। सो ध्यान दो, अब मैं सेल्स वाली भाषा बोलता हूं यहाँ पे। तो मेरा सेल्स है सर, मेरा सेल्स है 6 लाख का, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट बोलते 40%, यानी कि 2,40,000, यानी कि 60%, 3,60,000 मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट मैंने माइनस की 1 लाख की, तो मेरा EBIT आ गया। EBIT आया 2,60,000 का। इंटरेस्ट मैंने ऊपर निकाला था, मुझे ध्यान में आ गया, ये है 8,000 का, ठीक है। तो मेरा EBT आ गया 260 में से अगर मैं 8 माइनस करूं, 260 में से 8 माइनस किया तो 2,52,000, ठीक है। और देखो अभी और बताते हैं आपको। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, हाँ। EBT, अब उन्होंने टैक्स रेट भी दे दिया, टैक्स रेट दे दिया तो 40% टैक्स लग जाएगा, दैट्स 1,08,000। अब इसमें से 60% बचेगा 151,200। नंबर ऑफ शेयर देख लो, क्योंकि आपको अब ये भी काम आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर मेरे पास में, अभी अभी ऊपर निकाले थे 6,000 के, दैट्स 25.2 बचता है। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ये, कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ है सर। चलो देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 1 लाख, ठीक है। अब है तो है, मेरे को लगता है आप कैलकुलेशन करके देखना। यहाँ पे मेरे को तो 25.2 सही लग रहा है, कुछ मैंने गलत किया वो दिख तो नहीं रहा है। अगर होगा तो आप करेक्ट करेंगे उसको, क्योंकि आपके लिए ये होमवर्क है। तो अच्छा, ये तो मैंने निकाल लिया EPS। क्या किया ये,
ये ईपीएस निकाला, ये नंबर ऑफ शेयर है, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। सबसे पहले बोलता है कैलकुलेट फॉर द कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। अब डिफरेंट टाइप्स में ऑपरेटिंग लिवरेज का बोलता कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। देखो उधर में कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको 3,60,000 का और ईबीआईटी 2,60,000 का। सो 360 260 अगर मैं करूँ तो 1.38 आता है मेरा आंसर। 1.3846 ले लो अगर और डिटेल में जाना चाहो तो। और फाइनेंशियल लिवरेज की बात करोगे आप तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और ईबीआईटी 2,60,000, ईबीटी है 2,52,000। 2,60,000 डिवाइड बाय 252, सो दैट्स 1.0317। ठीक है, और कंबाइंड लिवरेज अगर आप बोलोगे तो 1.3846 मल्टीप्लाइड बाय 1.0317, दैट्स 1.4285। ये आ गया। अब उसके बाद ये तो आ गया, मतलब भी पता है इनका क्या होता है आपको, और फाइनेंशियल लिवरेज 1 के बहुत नज़दीक है, 1.03 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर फाइनेंशियल लिवरेज है, बहुत छोटा सा। अब उसके बाद बोलता है डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी अगर ईपीएस इतना है तो। क्या बोलता है, ईबीआईटी बताओ अगर ईपीएस इतना है तो अब आप क्या करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो आप बहुत ही सिंपल है, ईपीएस का फॉर्मूला ले लो। क्या होता है ईपीएस का फॉर्मूला, और उसमें ना फिगर्स रख रख के आंसर निकाल लो, वो थोड़ा इजी है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ये आ गया ईबीटी। इसमें से माइनस करो 1 माइनस टैक्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब बार बार इक्वल टू 1 रख के ये सॉल्व करो, इक्वल टू 3 रख के और इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करो, आपको तीनों ईपीएस के आंसर मिल जाएंगे। क्रॉस चेक करना है तो ईबीआईटी की वैल्यू वापस रख के आप ईपीएस निकाल के देखो, इतना ही आना चाहिए जितना क्वेश्चन में है। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी योर होमवर्क। ठीक है, सो 41 42 43 सर बचता है हमारा। और मेरे को नहीं लगता कहीं प्राइस रेयरिंग है, प्लान 10 टाइम्स टू सजेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट, ये सब आपका एक मिक्स उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी डाल दिया इसके अंदर में, वो भी डाल दिया। सो फिलहाल के लिए आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 42। 42 तो होमवर्क क्लियरली लिख के रखा मैंने, बहुत ईजी है। 41 भी लीजिए और 43 भी लीजिए, दीज आर हाई लेवल क्वेश्चंस, तो आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। नहीं आएंगे तो मैं डाउट सॉल्व करने के लिए ज़रूर अवेलेबल रहूँगा, इसके लिए मैं आपको देता हूँ होमवर्क। नाउ चलो बाकी क्वेश्चंस पे मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस के मैं स्लाइड, सारे क्वेश्चंस के स्लाइड्स प्रोवाइड करूँगा। इन क्वेश्चंस को आपको करके देखना है 41 43। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि सर बिना देखे बिना मैंने आंसर निकाला, जब आंसर से चेक किया तो मैच कर रहा है। नया कुछ भी नहीं है इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ इसके अंदर में, ध्यान दो। कंपनी, फाइनेंशियल लिवरेज, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और इनकम टैक्स रेट, क्या नया है, कुछ भी नया नहीं है सर इसके अंदर में, तो हर चीज़ निकाल सकते हैं आप इसमें। और दूसरा वाला तो छोड़ दो। अब 43 बचता, 43 में भी अच्छा जितना कुछ नया नहीं है, बट 43 इज गोइंग टू बी अ टफ क्वेश्चन बिकॉज ये 2 चैप्टर का मिला के एक है। सो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं 43 क्वेश्चन को एज एन इंपॉर्टेंट और रिविजन पर्पज के लिए मार्क करके रखना। सो विद दिस वी एंड दिस एंटायर चैप्टर ऑफ टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने खुद इस क्लास में कराए और आखिरी में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिए। नॉर्मली ऐसा ही होता चला जाएगा, आधा आप प्रैक्टिस करोगे आधा मैं करूँगा, जितने कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे मैं करा के ज़रूर दूंगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि सर एक हाथ कोई कॉन्सेप्ट छूट गया मेरा, लेकिन जहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीटेटिव होंगे वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप प्रैक्टिस करें। अब आपको अगर इस क्लास का बेनिफिट पूरी तरह से उठाना है तो आपने किसी भी तरह ये होमवर्क वाले क्वेश्चन करने हैं। या होमवर्क वाले क्वेश्चन सर आपको क्यों दिए जाते हैं, ध्यान दो, और इसमें निगेटिविटी लाने की कोशिश मत करना। अगर आप मेरे को बोलोगे सर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने होते इसलिए आप हमको होमवर्क दे देते हो, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चा, अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कराने होते और होमवर्क भी नहीं देने होते तो मैं क्वेश्चन इंक्लूड ही नहीं करता। और जितने क्वेश्चन अपन इंक्लूड कर रहे हैं इतने स्टडी मटेरियल में उन चैप्टर्स में नहीं है। सो वी आर इंक्लूडिंग जितना मैक्सिमम हो सकता है वो, आई बात समझ में। अब उसमें से आपकी प्रैक्टिस खुद होना ज़रूरी है। सारे के सारे क्वेश्चन जब मैं बोर्ड पे करा के देता हूँ तब वो देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप ब्लैंक पेपर लेके बैठोगे, और उस पर जब शुरुआत करोगे तब पता चलेगा कि भैया आपकी क्या औकात है और कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ। सो अपनी औकात खुद को पता होना ज़रूरी है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट
इमोशंस में नहीं जीना चाहिए, और ना ही कभी भी किसी भी टीचर पे बोलो, जैसे मैं हूँ, इतना ब्लाइंडली भरोसा करो कि हाँ सर ये करा देंगे तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। जब तक मैं नहीं करूँगा सर, तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं आके मेरा सुधार सकता। सो ये आपने करना है। अब इनके आंसर्स क्रॉस चेक तो करोगे, वो आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और क्या चाहिए बोलो। सो एवरीथिंग इज कवर्ड एंड द अप्रोच इज परफेक्ट। इस अप्रोच में आपको कहीं दिक्कत जरूर होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि सर खुद को करना पड़ रहा आधा, तो यहाँ दिक्कत तो होगी, लेकिन ये फायदा होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप होमवर्क के क्वेश्चन करिए। मैं दे रहा हूँ और आप ऐसे देख के उसको ख़त्म कर देंगे तो गलत हो जाएगा। So that's it. This is it. With this, we end this entire chapter of leverages. With the next chapter, we are going to start with the capital budgeting, financing, investment decision types में। So 2 chapter है capital budgeting से related. Bye bye. See you.